चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न मेरे प्यारों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 अंश है, और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और कर्ण में 3 का वैल्यू 1.732 ले सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिस तरह मैंने अगला क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था। ठीक है, चलो बनाते हैं डायग्राम। क्या बोला है कि भूमि के बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। सबसे पहले तो हमें एक वही बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले भूमि बनाना पड़ेगा। एक हमने धरती बना लिया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों बोला है कि भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, तो एक 10 मीटर ऊंचा भवन बनाएंगे। तो इधर हम 10 मीटर एक ऊंचा भवन बना देते हैं। लो भाई, ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन हमने बना दिया। अब देखो क्या बोला है कि भूमि के बिंदु पी से, मान लेते हैं वो बिंदु पी जो है यहाँ पे है, ये बिंदु पी हमने मान लिया। तो बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचा भवन, ये जो भवन है मेरे प्यारे बच्चों कितना मीटर है, 10 मीटर ऊंचा भवन है। तो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ पे लिखेंगे उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण हो गया 30 अंश। तो ये हो गया आपका 30 अंश उन्नयन कोण है। इसके बाद बोला है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। तो भवन का शिखर यह है, इस पे ध्वज लहराया गया है, मतलब एक झंडा लहराया गया है। चलो भाई हम एक झंडा लहरा देते हैं। देखो ये हो गया झंडा, हमने लहरा दिया। ठीक है, ये झंडा हमने लहरा दिया। इसका नाम हमने, इसका पॉइंट ए नाम रख दिया, इसका हमने क्यू नाम रख दिया। ठीक है, फिर बोला है कि ध्वज को लहराया गया है, और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, तो यह वाला शिखर, इसका ध्वज वाला यह होगा यहाँ तक 45 अंश, मतलब यह वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है वो 45 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर बोला है कि ध्वज दंड की लंबाई, मतलब ए क्यू की लंबाई बताओ, और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात करो। मतलब पी से ये भवन की दूरी, इस पॉइंट को हम भी मान लेते हैं, मतलब पीबी की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो ये आपका थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये पूरा का पूरा जो भी भुजा होगी लंब कहलाएगी। ये 90 अंश से तनब के सामने वाली भुजा कड़ कहलाती है, तो पूरा का पूरा जो भुजा होगा कड़ कहलाएगा, और वो जो बचेगा ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो चित्र बन के हो गया तैयार। अब हमको करना है सिर्फ सॉल्व। ठीक है, चित्र को करता हूँ मैं साइड, एक अलग से पेज लेता हूँ और इसके बाद सोल्यूशन करता हूँ। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात तो ध्वज दंड की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो जो जो चीज पूछा है पहले उसको लिख लेंगे। क्या पूछा है यहाँ पे लिख देंगे, ध्वज दंड की लंबाई। ध्वज दंड की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों पूछा है। और ध्वज दंड की लंबाई कितना है, यहाँ पे चित्र में दिखाता हूँ तब समझ में आ जाएगा। ए क्यू था, ध्वज दंड की लंबाई मतलब ए क्यू। तो हमने यहाँ पे ध्वज दंड की लंबाई ए क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क के पूछा हुआ है। और बिंदु पी से भवन की दूरी पूछा था ना, तो यहाँ लिख लेंगे कि बिंदु पी से भवन की दूरी। तो बिंदु पी से भवन की दूरी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों देखो, पीबी की दूरी, पी और बी की दूरी। तो यहाँ पे हो जाएगा पीबी की दूरी हमसे पूछा है, पीबी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज हमसे पूछा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम डायरेक्ट चलेंगे त्रिभुज किस में, पीबीए में, त्रिभुज पीबीए में। अब मैं चित्र दिखाता हूँ आपको। त्रिभुज पीबीए का मतलब पीबीए छोटा वाला त्रिभुज, पीबीए इस वाले त्रिभुज में जिसमें कोण 30 अंश है उसमें जा रहे हैं। तो लंब दिया हुआ है, आधार दिया है, टेन थीटा लगाएंगे काम बन जाएगा। तो त्रिभुज पीबीए में हम लोग लिखेंगे कि टेन पी। तो टेन पी बराबर कितना अंश हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा हमारे पास ए बी, आधार हो जाएगा पी बी। तो यहाँ पे लंब ए बी और आधार पी बी। तब यहाँ हो जाएगा 10p, 10p मतलब 30 अंश था उसमें, तो 10 30 अंश बराबर ए बी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर भवन था, और पीबी की दूरी हमको मालूम नहीं है, तो पीबी की दूरी हम पीबी रहने देते हैं, बात खत्म। अब 10 30 अंश का वैल्यू होता है 1 करड़ी में 3, तो हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 3 बराबर ये हो जाएगा 10 और बटे पीबी। पीबी तो हमको निकालना है, तो पीबी को गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा पीबी बराबर 10 को गुणा करड़ी में 3 करोगे तो हो जाएगा आपका 10 करड़ी में 3 इतना मीटर। तो भाई यहाँ से बिंदु पी से भवन की दूरी तो निकल गया, पीबी का वैल्यू कितना 10 करड़ी में 3 निकल गया, बात खत्म। बिंदु पी से भवन की दूरी तो निकल गया, पीबी बराबर 10 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले त्रिभुज में जाएंगे, बड़े वाला में। कौन सा त्रिभुज, क्यू बी पी में। अभी मैं चित्र दिखाता हूँ समझ में आ जाएगा। क्यू बी पी में मतलब क्यू बी पी बड़े वाला त्रिभुज में, जिसमें थीटा जो है 45 अंश है, तो लंब बटे आधार, फिर वही फॉर्मूला लगेगा 10 वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे 10p, तो 10p बराबर लंब। ठीक है, तो लंब इस बार पूरा होगा, ये क्यू और बी पूरा ले रहा हूँ ना, तो क्यू बी हमारे पास लंब हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बी बटे में आधार वही आपका रहेगा पीबी
नीचे आधार तो वही है आपका। तो 10p, तो इस बार 10p का वैल्यू 45 अंश लेंगे क्योंकि बड़े वाला त्रिभुज में 45 अंश है, बराबर QB। ठीक है, QB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा QB जो है उसको हम लिख सकते हैं QA प्लस AB। तो QB को हम लिख देंगे QA प्लस QB, और QB कह रहा हूँ AB, और बटे में तो आपका PB ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 10 45 का वैल्यू 1 बराबर QA। ठीक है, तो यहाँ पर QA हमको वैल्यू मालूम नहीं है, तो QA को QA छोड़ देंगे, और प्लस AB का वैल्यू हमको मालूम है, AB का वैल्यू 10 है, तो AB का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 10। अब PB का वैल्यू अभी जस्ट मैं निकाला हूँ 10 कड़ी में 3, तो हो जाएगा 10 कड़ी में 3। अब मेरे प्यारे बच्चों 10 कड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा, तो 10 कड़ी में 3 हो जाएगा इस साइड, और बराबर इधर हो जाएगा आपका QA और प्लस में 10। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 10 कड़ी में 3 प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस के 10, इधर बच जाएगा QA। अब यहाँ 10 कॉमन ले लो। ठीक है, 10 कॉमन लेने क्या जरूरत है, कड़ी में 3 का वैल्यू हमको दिया था 10 गुणे कड़ी में 3। क्वेश्चन में ही बोला था कि देखो क्वेश्चन दिखा था, क्वेश्चन में ही बोला था कड़ी में 3 का वैल्यू 1.732 ले सकते हो, तो हम लोग ले लेंगे। करना क्या है, तो कड़ी में 3 का वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 1.732 और माइनस 10 बराबर QA। ठीक है, जब इसे हल करेंगे मेरे प्यारों 10 गुणा इतना में करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा QA बराबर, अब मैं इस साइड से लिख रहा हूँ QA बराबर 10 गुणा इसमें करो तो 10 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 17.32 और माइनस के 10। ठीक है, तो QA बराबर मेरे प्यारों कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब घटा दोगे तो 7.32 मीटर, तो इतना मीटर QA का वैल्यू आ जाएगा। QA मतलब ध्वज दंड की लंबाई। ठीक है, तो ध्वज दंड की लंबाई कितना आ गया 7.32 मीटर, बस ये हो गया आंसर। समझ में आया, और दो भवनों के बीच की दूरी हो गया 10 कड़ी में 3 मीटर। इस तरह लिखोगे तब ना नंबर आपको मिलेगा 6 नंबर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मैं साइड करता हूँ, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 5वां वाला। चलिए मेरे प्यारों 5वां प्रश्न देखो क्या है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर ही जो खुला हुआ भाग है उसके सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में पानी डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाजवाब प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे लगाएंगे देखो, इसको मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, एक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, मुझे एक चित्र बनाना पड़ेगा। उल्टे शंकु का मतलब इस तरह का है। ठीक है, उल्टे शंकु का हो गया। तो यहाँ बोला है, मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि दिखे आप लोगों को, कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद बोला है, और इसके ऊपर फूला हुआ भाग, सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये जो फूला हुआ भाग है, अगर मैं इसकी त्रिज्या बात करूँ तो यहाँ से लेकर त्रिज्या है, तो R बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। इसके बाद क्या बोला है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां हैं जिनका प्रत्येक का 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। इसमें छोटी छोटी गोले की गोलियां भरी गई हैं, शीशे की गोलियां इस तरह। ठीक है, इसमें गोले की शीशे की गोलियां भरी हुई हैं, और इसका जो गोले का त्रिज्या है वो है R बराबर 0.5 सेंटीमीटर। समझ में आया आप लोगों को। ठीक, इसके बाद बोला है कि इसमें मतलब उसको डाला गया है, इसमें से पानी भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब उस गोलियों को डालते हैं तो भरा हुआ पानी उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या, कितनी गोली हमने डाला है कि पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया है, गोलियों की संख्या बताओ, ये पूछ रहा है। कैसे लगाएंगे देखो, लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना शंकु की त्रिज्या। ठीक है, माना शंकु की त्रिज्या, तो माना शंकु की त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं। शंकु की त्रिज्या को हमने कैपिटल R मान लिया क्योंकि यहाँ पे दो त्रिज्या है, तो इसको मैंने कैपिटल R मान लिया, इसको स्मॉल r मान लेंगे। तो माना शंकु की त्रिज्या कैपिटल R, तब गोले की त्रिज्या भी दिया है तो लिखेंगे तब गोले की त्रिज्या, इसको स्मॉल r मान लेंगे। क्या करना है, तब गोले की त्रिज्या, तो ये को हमने कैपिटल R मान लिया, तो गोले की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r मान लेंगे। बात खत्म। ठीक है, अब लिखेंगे कि शीशों की जो गोली डाले गया है शीशे वाला, हमको तो उसकी संख्या मालूम है नहीं, तो वही मानेंगे। लिखेंगे कि माना शीशे की
माना शीशे की n गोलियां, माना शीशे की n गोलियों शंकु में है। मतलब हमने मान लिया कि टोटल n गोलियां जो है शंकु में डाला गया है, क्योंकि हमको वही निकालना है, हमको मालूम नहीं तो n मान लिया हमने, n गोलियां शंकु में है। अब देखो शीशे की गोलियों का जो आयतन होगा, शीशे की जितनी गोलियां इसमें डाली गई हो, जितना उसका आयतन होगा उतना ही बाहर पानी निकला होगा। तो जितना बाहर पानी निकला होगा उसका आयतन और शीशे की गोलियों का आयतन बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे शीशे की गोलियां, शीशे की गोलियों, आपको लिखना पड़ेगा इस तरह, तब ना आंसर मिलेगा आपको पूरा में पूरा। शीशे की गोलियों का आयतन, शीशे की गोलियों का आयतन बराबर हो जाएगा बाहर निकले हुए, बाहर निकले हुए, बाहर निकले हुए पानी का आयतन। बाहर निकले हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो कैसे लगाएंगे। तो हमने माना टोटल संख्या कितनी है, n गोलियां हैं, और n गोलियां गुणे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, गोली में बड़ी का मात्रा होगा, सही कर लीजिएगा। एक गोली का आयतन बराबर जो होगा वो हो जाएगा, एक चौथाई भाग निकला है पानी, उसमें बोला है कि एक चौथाई भाग निकला है। ठीक है, वो भी किसके, शंकु के आयतन का, पूरे शंकु का आयतन है, इसमें एक चौथाई भाग निकल गया था, 1/4 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका n गुणे गोली का आयतन। तो गोली आपका क्या है यहाँ पे, गोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/4 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर है, क्योंकि शंकु के त्रिज्या हमने कैपिटल R माना था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 से 3 कैंसिल, यह 3 से नीचे 3 कैंसिल, इस पाई से यह पाई कैंसिल, बच जाएगा इधर आपका 4, इधर बच गया n स्मॉल r क्यूब। ठीक है, बराबर इधर कैपिटल R स्क्वायर h और बटे में बच गया 4। ठीक है, अब गुणा कर लो, तो 4 चौको 16, तो 16 गुणे n और स्मॉल r क्यूब बराबर इधर r स्क्वायर h बच गया। अब यहाँ पे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 गुणे n हमको निकालना है, और ये स्मॉल r मतलब जो यह शीशे की गोलियां उसका त्रिज्या है, जो कि 0.5 था, तो 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 और बराबर यह शंकु की त्रिज्या है जो कि 5 सेंटीमीटर था, तो 5 गुणे 5 और यच हमको दिया था 8, तो यच की जगह हम 8 रख देंगे। जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, पहली बात तो इसको कटा दो, 8 दूनी के 16, दो बार में कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 गुणे n गुणे 0.5 घटाओगे तो हो जाएगा 5/10, इसको 10 घटाओगे तो भी हो जाएगा 5/10, इसको घटाओगे तो भी हो जाएगा 5/10, और इधर बच गया आपका 5 गुणे 5। तो पहले 1 5 2 5, 2 5 से तो ये 2 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से घटाओगे तो 2 5 है 10, और इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों बच गया n, और नीचे 10 दहा में 100। ठीक है, अब बराबर इधर कुछ नहीं बचा, तो इधर 1 बचा, तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 100। n हमने गोलियों की संख्या ही माना था, तो गोलियों की संख्या कितना आ गया, 100 आ गया, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया आप लोगों को? कोई भी डाउट है, 1% डाउट होगा तो बता लेना। क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? बिल्कुल। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखो, ये वाला अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन पाई का वैल्यू आप 3.14 रख सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, अब देखो गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है, तो किस तरह चित्र बनेगा, ये हो गया गर्दन जो कि बेलन के आकार का है, और कांच जो है गोलाकार है, तो हमने इस तरह बना दिया, चित्र से यही बनेगा। इसके बाद बोला है इसमें कि जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो गर्दनिया है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर ये गर्दन की लंबाई हो गया। फिर बोला और व्यास 2 सेंटीमीटर है, व्यास के मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा व्यास होता है, तो डी बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, व्यास हमको 2 सेंटीमीटर दिया है। और क्या बोला है कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है 8.5 सेंटीमीटर, ये गोलाकार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका व्यास होगा जो कि 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
इसके बाद बोला इसमें पानी भरा जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अभी जांच कर लेते हैं हम लोग। आप कैसे हल करेंगे, देखो चित्र बन गया। हम लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे कि माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, जो कि दिया है कितना, 8.5। ठीक है, तो ये तो व्यास दिया है ना, ये तो व्यास है ना 8.5, हमें तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो इसको आधा करना पड़ेगा ना। तो आधा करोगे तो आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। बात खत्म। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या ज्ञात करेंगे हम, माना बेलन की त्रिज्या। माना बेलन की त्रिज्या, इसका भी हमें व्यास दिया, इसका भी हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो माना बेलन की त्रिज्या, दोनों का तो व्यास ही दिया था ना। तो माना बेलन की त्रिज्या को स्मॉल आर। ठीक है, अब स्मॉल आर व्यास इसका कितना है 2, त्रिज्या आधा करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। त्रिज्या इसका आ गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे प्यारे जो कुल आयतन पूछा है, कुल पहले हम आयतन निकालेंगे कि पूरा आयतन कितना है। तो कुल आयतन कैसे होगा, एक तो यहाँ पे गोले का आयतन और प्लस इस बेलन का आयतन, तभी तो पूरा आयतन निकलेगा। तो कुल आयतन कैसे निकलेगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन और धन यहाँ पे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तब तो जाके टोटल पूरा आयतन निकलेगा। तो यहाँ पे गोले का आयतन प्लस बेलन के आयतन। अब मेरे प्यारों जो गोले का आयतन जो होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। अब मेरे प्यारों क्या करेंगे, पाई दोनों में पाई को कॉमन ले लो। पाई जब कॉमन ले लोगे तो कोष्टक में बच जाएगा आपका 4/3 आर क्यूब और धन आर स्क्वायर एच बच जाएगा। अब पाई का वैल्यू हमको बोला था कि 3.14 ले सकते हो, तो पाई का वैल्यू हमने 3.14 ले लिया। कोष्टक में हो जाएगा आपका 4/3, और आर जो वैल्यू हमारा दिया था वो आर वैल्यू किसका है, 4.25, क्योंकि गोले की त्रिज्या है। तो 4.25 3 का क्यूब हो जाएगा, आ प्लस स्मॉल आर जो था हमने बेलन का त्रिज्या माना था जो कि 1 आया था, तो 1 का स्क्वायर गुणे एच कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 8 था, तो एच को हमने 8 मान लिया। अब इसको हल करोगे तो आ जाएगा 3.14। ठीक है, अब जब मेरे प्यारे बच्चों इतना पोर्शन के जो आप हल करोगे तो ये आ जाएगा 110.35। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करोगे इसका तो आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आप आयतन निकाल रहे हो। अब मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आंसर। अब तब जाके आपको 6 नंबर मिलेगा। समझ में आया। अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ, 6 प्रश्न हमने 6 नंबर का कराया, 1 घंटे से पार वीडियो बन गया। अगर ये इस वीडियो को अपने पूरा इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया, दीर्घ उत्तरी में एक प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे, बता दे रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न करके चले आओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।